अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बास से। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आपके दिन को, आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से वकील रहमान ने हमें ज्वाइन किया है, पेशावर से जीशान काका खेल, गुजरावाला से मोहम्मद असलम, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया, तमाम से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले वकील रहमान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आपकी खबर है और रोज़नामा 92 न्यूज़ में भी यह खबर पब्लिश हुई है, हवाला हुंडी में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म के हुक्म पर मुल्क भर में FIA डायरेक्टर्स जो हैं उनको हिदायत जारी कर दी गई हैं। वकील रहमान बताइएगा, इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो केस है उसकी सुनवाई भी हो रही है, लेकिन ये तहकीकात जो FIA करेगा ये किन खतूत पर होगी, किस पैमाने पर होंगी? देखिए, FIA की तरफ से इससे पहले माजी में भी इस तरह के क्रैकडाउन होते रहे, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमें कुछ जो मुख्तलिफ नज़र आ रहा है वो ये है कि ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो एक मीटिंग थी, फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, अहकामात दिए, और उसके बाद ये अहकामात जो है वो डायरेक्टर इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से तमाम जोनल डायरेक्टरान को ये आर्डर मौसूल हुए हैं। उसमें थोड़ा सा जो मुख्तलिफ चीज़ें हमें नज़र आ रही है वो ये है कि उसमें बाकायदा ये कहा गया है कि जितने रेट किए जाएंगे, जितनी कार्रवाई की जाए वो उसकी एक तादाद बताई गई है कि कम अज़ कम हर जोन में रोज़ाना की बुनियाद पर 5 रेट किए जाएं। इसके अलावा ये भी साथ बताया गया है कि जितनी उनकी इस्तेमाल में जितने लोग गिरफ्तार किए जाएं उनके इस्तेमाल में कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप वो भी कब्जे में लिए जाएं, उनसे जितनी मालूमात उनके लिंक्स हैं उसके वो लिए जाएं और उसका ऑडिट कराया जाए। इसके अलावा ये भी एक डेट बताई गई है कि 24 नवंबर तक जितनी कार्रवाइयाँ हों उसकी पूरी रिपोर्ट जमा कराई जाए। तो ये इसके अलावा ये एक चीज़ जो हमें माजी के मुकाबले में एक और डिफरेंट नज़र आ रही है वो ये है कि माजी में इन कार्रवाइयों में छोटे बंदे गिरफ्तार होते रहे। इस बार ख़ास तौर पर कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि जो काम चलाने वाले असल लोग हैं, असल सरपरस्त हैं, जो ये हवाला हुंडी के काम में मुलव्वस जो मेन लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर फोकस किया जाए। तो हमें ये उम्मीद है कि इस बार जो है वो माजी के मुकाबले में क्रैकडाउन जो है वो मौसर होगा। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी तरफ से भी जो है दबाव है पाकिस्तान पर। फिर पाकिस्तान की अपनी भी जो है वो माशी जो सूरत हाल है वो भी इस चीज़ की मुतकाजी है कि हमारी अपने जो रिजर्व्स हैं वो दिन ब दिन गिर रहे हैं। तो उसके लिए भी जो है ज़रूरी है कि हमारी जितनी बार से हमारे जो तरसीलात ज़र है वो उसको बढ़ाने के लिए हवाला हुंडी को रोका जाए और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। तो इसके लिए ये उम्मीद की जा रही है कि ये सारी चीज़ें, मनी लॉन्ड्रिंग और ये हवाला हुंडी, इसके जो पूरा एक नेटवर्क है और इससे जो जुड़ी हुई दूसरी स्मगलिंग और जो आपकी गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं उसके लिए हुकूमती सतह पर एक मुनज़्ज़म एक प्लानिंग की जा रही है। उम्मीद है कि इसके नतीजे में बेहतरी आएगी और बहुत सारे ये सारे सरगर्मियाँ रुकेंगी और बहुत सारे नए इंकशाफात, नए लोग जो है वो कानून की शिकंजे में आ सकेंगे। अच्छा वकील रहमान बताइएगा कि 14 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर FIA के हेडक्वार्टर से ये मरासला जारी हुआ था कि फौरी तौर के ऊपर हवाला और हुंडी का काम करने वाले जो डीलर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जाए। तो गुज़श्ता 2 रोज के दौरान किसी शहर के अंदर ये रिपोर्ट हुई है कि FIA ने कोई क्रैकडाउन किया है? इस लेटर के बाद से अभी तक तो कोई कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन इससे एक आध दिन पहले जो है फैसलाबाद में जो है एक इस तरह के एक कार्रवाई हुई थी और उसमें हवाला हुंडी के कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे और वो उसकी तहकीकात जा रही है। लेकिन अभी जो इनके पास जो डेटा है, इनके पास मालूमात है, वो उसकी बुनियाद पर इनको अगर ये क्रैकडाउन शुरू करते हैं तो इनको क्रैकडाउन के लिए कोई बहुत ज़्यादा काम करने, होमवर्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बहुत सारी डिटेल है, बहुत सारी डिजिटल मालूमात हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में इनके पास डेटा है। इसीलिए फौरी तौर पे जो आर्डर्स हैं, आर्डर्स की नौइयत से ये लगता है कि अगर ये फौरी तौर पे आज से या कल से
मौसर अंदाज में कार्रवाइयों का आगाज़ करते हैं तो ये 24 नवंबर से या अगले एक हफ्ते में बड़े पैमाने पर इनके बड़े नेटवर्क जो है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन तमाम मुल्क भर में फैला हुआ है, फिर इसके जो है दुनिया भर में ख़ास तौर पे अरब ममालिक में इनके लोग बैठे हुए हैं। ये जो है इस नेटवर्क को सामने लाने में इनकी जो वर्किंग मौजूद है उनको जो है उस सिलसिलों को, उन कड़ियों को जोड़ने में और उनको रेड करने में शायद इतना टाइम न लगे और एक आध हफ्ते में बहुत इनके नेटवर्क को जो है सामने लाया जा सकते हैं। उनकी जो है वो बड़े बड़े लोगों के चेहरे सामने आ सकते हैं और ये जो पूरी जो वो गैर कानूनी चैनल है इसको बंद किया जा सकता है। तो रेड अभी तक जो है नज़र नहीं आए, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जब ये अब शुरू होंगे तो इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और जिसके लिए ख़ास तौर पे कहा भी गया है कि कम से कम हर जोन में, यानी आपके जो है KPK, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में हर जोन के डायरेक्टरांस को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो अपने जोन में रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम 5 रेड करें। तो ये जितने रेड किए जाएंगे, कुछ रेड ऐसी भी होंगे जिनको खुफिया रखा जाएगा क्यों, और उसके उन रेड के नतीजे में आगे दूसरे अच्छा वकील की हिदायत के ऊपर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रकूम पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए जो तरीक़ेकार था उसको मजीद सहल बनाने के साथ साथ उसके ऊपर उन्हें कुछ इंसेंटिव देने की भी हिदायत जारी की जा चुकी है। एक नादरा के मदद के जरिए एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है। तो हम दूसरी जानिब अब ये जो क्रैकडाउन का फैसला हुआ है, जिस तरीके से FIA के हेडक्वार्टर से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मरासला जारी किया गया है और ये मरासला हर तरफ फैला दिया गया है, तो क्या आप नहीं समझते कि जिनके खिलाफ FIA ने क्रैकडाउन करना है उन अनासिर को जब ये पेश की मालूमात मिलेंगी कि FIA इस बड़े पैमाने के ऊपर कार्रवाई करने जा रही है, तो ऐसे मुनज़्ज़म जो नेटवर्क हैं वो ज़ेरे ज़मीन भी जा सकते हैं, वक्ती तौर के ऊपर वो गैर फाल हो सकते हैं। तो FIA का ऑपरेशन इस बात का किस हद तक इम्कान है कि वो मौसर साबित हो सकता है जब ये इंफॉर्मेशन क्रैकडाउन की पहले ही बड़े पैमाने के ऊपर लीक हो चुकी है? देखिए, ये FIA जो है इनके ये बात आपकी दुरुस्त है कि इनके कुछ ख़ास तौर पे इनके कारिंदे जो है वो गैरफाल नहीं हो सकते। वो लोग उनको पहचानते हैं और वो ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, इसलिए उनका अंडरग्राउंड होना जो है वो मुमकिन नहीं है या आसान नहीं है। लेकिन जहाँ तक इनके बड़े सरपरस्तों की बात है, इनके की बात है, वो बैरूनी मुल्क जा सकते हैं या बल्कि इनके बहुत सारे जो है वो होते भी बैरूनी मुल्क, दुबई और दूसरे ममालिक में मुकीम होते हैं। बहुत शुक्रिया वकील रहमान, आप कराची से हमारे साथ मौजूद थे। और इंतहाई अहम मामला है। पाकिस्तान का तकरीबन सारा मीडिया चीखता रहा जब पाकिस्तान कतर के साथ LNG मुआहिदा कर रहा था कि ये महंगी तरीन ख़रीदारी होगी LNG की। इसके साथ साथ जो उस वक्त की अपोजिशन थी वो भी इस बात को का इशारा देती रही कि ये महंगी तरीन LNG खरीदने जा रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस बात पर डटे हुए थे, हरदर्म थे कि ये सस्ती तरीन LNG होगी। मुसाबकती कमीशन ने जो स्टडी की है वो क्या बता रही है? फैसल, साबिक वज़ीर पेट्रोलियम और साबिक वज़ीर शाहिद खान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने 2013 से ऑनवर्ड अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ की। तो LNG के मुआहदों से मुतल्लिक या LNG टर्मिनल्स की तमीर से मुतल्लिक जब ये सारा उन्होंने काम किया, तो बजाय इसके कि मुल्क की गैस की पैदावार में वो इजाफा करते, उनका पहला और आखिरी टारगेट था कि उन्होंने बैरून मुल्क से LNG खरीदारी के मुआहदे करने हैं और दूसरा एंग्रो कंपनी के साथ पहला जो उन्होंने मुआहिदा किया और दूसरा पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम कंपनी के साथ जो मुआहिदा किया गया, इस मुआहिदे के ऊपर ही उन्होंने सारा फोकस किया। और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इस बात का दावा किया, मीडिया के सामने उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कतर के साथ जो LNG खरीदारी का मुआहिदा किया है वो दुनिया की बेस्ट डील है, दुनिया की सस्ती तरीन डील है। इस रेट के ऊपर दुनिया कहीं भी LNG की फरोख्त नहीं हो पा रही। उसके बाद दूसरा जो LNG खरीदारी का मुआहिदा किया 15 सालों के लिए, वो वजारत तवानाई के मातहत कंपनी पाकिस्तान LNG लिमिटेड थी, जिसने टेंडर के जरिए निजी कंपनी ENI के साथ LNG खरीदारी का मुआहिदा किया। वो भी कहा गया कि बड़े सस्ते दाम पर किया है।
एलएनजी खरीदारी के अंदर चूंकि एक बड़ा एक सेंसिटिव टाइप का बिजनेस है, चूंकि इसके अंदर थोड़े से मार्जिन से भी कौमी खजाने के ऊपर, अवाम के ऊपर भारी बोझ पड़ सकता है और शराइत व ज़वाबित को भी मद्देनजर रखना लाजिम होता है ताकि अल्टीमेटली आप एक कम्पिटेटिव मार्केट के अंदर रहें। मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टडी कंडक्ट की है जिसके अंदर ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जो कतर के साथ एलएनजी खरीदारी का मुआहिदा किया गया, वजारत तवानाई की मातहत कंपनी पीएलएल ने जो मुआहिदे किए और उसके बाद जो 2 टर्मिनल की तनसीब की गई, उन मुआहिदों की तफसीली उनको एवेल्युएट किया गया है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके अंदर रेट किस उसके ऊपर तय किया गया और इसके साथ साथ इन दोनों मुआहिदों की अंदर जो शराइत हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं वो क्या है। उन सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शाहिद खकान अब्बासी साहब की डील को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और कौमी खजाने के लिए एक महंगी डील करार दिया है। और इसके साथ साथ ये स्टडी वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों को, ओगरा को अरसाल की गई है, उनसे ना सिर्फ आराम मांगी गई हैं बल्कि वफाकी हुकूमत से जिस सिफारिश की गई है कि कतर के साथ फौरी तौर के ऊपर हुकूमत को एलएनजी खरीदारी का जो मुआहिदा 15 साल का हो चुका है उसकी शराइत व ज़वाबित और उसकी कीमत के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्टडी के अंदर बताई गई है, 2 एग्जाम्पल कोट की गई हैं। एक एग्जाम्पल ये कि भारत ने भी भारतीय कंपनी गेल ने कतर के साथ एलएनजी खरीदारी का एक मुआहिदा किया। अब जब आलमी मार्केट के डायनामिक्स चेंज हुए तो इस वक्त भारत इंगेज हो चुका है कतर के साथ कि अब जो एलएनजी खरीदारी का मुआहिदा है उसके अंदर उसके ऊपर नज़रसानी की जाए, उसकी शराइत के अंदर नरमी की जाए, उसकी कीमत पर नज़रसानी की जाए। इसी तरह एक और एग्जाम्पल दी गई है, कोरिया एक बहुत बड़ी मार्केट है एलएनजी खरीदारी का और दुनिया का एक जो मेजर एक सबसे बड़ा सप्लायर के अंदर शुमार होता है ऑस्ट्रेलिया। कोरियन कंपनी का कोरिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहिदा था। उन्होंने जब देखा कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, कोरिया को भारी अदाइयाँ करना पड़ी, तो कोरिया ने यह फैसला किया कि वो इस मुआहिदे को ओपन करे। ऑस्ट्रेलिया ने इस बात से एग्री ना हुआ, अल्टीमेटली आर्बिट्रेशन हुई। आर्बिट्रेशन में जाकर कोरिया के सामने ऑस्ट्रेलिया ने घुटने टेके और अल्टीमेटली उन्होंने अपने मुआहिदे की शराइत व ज़वाबित कामयाबी से अपने बेस्ट इंटरेस्ट में, अपने मुल्क के बेहतरीन मफाद में उन्होंने तब्दील करवा ली। ये 2 एग्जाम्पल कोट की गई हैं फेडरल गवर्नमेंट को और उसके साथ जो हमें बताया गया है, जो मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्टडी में और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया गया है कि जो जिस क्रूड ऑयल की परसेंटेज के साथ लिंक किया गया है वो शरह बहुत ज़्यादा है। उसके साथ और भी बहुत से मॉडल्स मौजूद थे एलएनजी मुआहिदे करने के जो कि बेस्ट मॉडल कंसीडर किए जाते हैं, जिससे एस कर्व मॉडल कहा जाता है। उसको मद्देनजर रखना चाहिए था गवर्नमेंट को, जो कि मद्देनजर नहीं रखा गया। उसके साथ कतर के साथ जो हमारा मुआहिदा है उसमें कहा गया जी कि 10 साल तक हम इसको ओपन नहीं करेंगे, प्राइस के ऊपर नजरसानी नहीं करेंगे। मुसाफती कमीशन ने कहा है कि यह क्लास पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अब ये बेस्ट मार्क टाइम है चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है और एलएनजी बहुत महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर का मवाजना दिया गया है कि उन सेक्टर्स के लिए इस महंगी तरीन एलएनजी को खरीदना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए लाजिम है कि जो कतर के साथ मुआहिदा किया गया, पीएलएल ने ईएनआई कंपनी के साथ मुआहिदा किया, उसकी शराइत व ज़वाबित को ओपन किया जाए। ना सिर्फ एलएनजी की कीमत में कमी करवाई जाए बल्कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं, अपर कैप नहीं है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद यहां पर इस प्राइस को कैप होना चाहिए, जबकि सेलर ने जो यानी कतरिस है या ये नई कंपनी है उन्होंने डाउनवर्ड, अगर एलएनजी क्रूड ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा नीचे आती है तो वहां पर लोअर साइड के ऊपर कैप मौजूद है, हायर साइड के ऊपर कोई कैप मौजूद नहीं है। इस बात की भी सिफारिश की गई कि हायर साइड के ऊपर एक कैप होना चाहिए ताकि एलएनजी के पाकिस्तानी सार्फिन वो प्रोटेक्ट रहे। अगर आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा महंगा होता है तो एलएनजी की कीमत एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा ना हो। मुसाफती कमीशन ने एक मुफस्सल और एक जबरदस्त किस्म की हकायक पर मबनी ये स्टडी तैयार की है जो कि वफाकी हुकूमत को अरसाल की गई। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर वजीर तवानाई ने, वजीर पेट्रोलियम डिवीजन ने हिदायत की थी। इंटरनली इस सारे मुआहिदे का जायजा लिया गया था और कुछ कंसल्टेंट ने इस बात की पॉइंट आउट किया था कि इस मुआहिदे को हम ओपन नहीं कर सकते, 2 हुकूमतों के मबैन है। लेकिन मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्टडी की रोशनी में अब वफाकी हुकूमत के पास से वाज़े तौर के ऊपर यह ऑप्शन मौजूद है कि कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए के बोझ से बचाने के लिए न सिर्फ इन मुआहिदों के ऊपर नजरसानी की जाए बल्कि कीमत कम करवाई जाए, शराइत व ज़वाबित के ऊपर रिव्यू होना चाहिए। और उससे बढ़कर जो एंग्रो का एलएनजी टर्मिनल है और गैस पोर्ट कंसोर्शियम का टर्मिनल है,
इसके मुतालिक भी मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इनको जो टैरिफ दिया गया, जो हम इनको अदायगियां कर रहे हैं खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में, इन दोनों टर्मिनल्स ऑपरेटर के साथ महंगे तरीन दामों के ऊपर मुआहदे किए गए। इन मुआहदों की भी नजरसानी की जरूरत है, क्योंकि जब हम LNG खरीदारी और टर्मिनल के मुआहदों पर नजरसानी करेंगे तो अल्टीमेटली फायदा हमारे मुल्क की मौशियत को होगा, पाकिस्तान के गैस सार्फिन को होगा और कौमी खजाने को होगा। इन तीनों चीजों की जानिब निशानदेही की गई है। उसके साथ जो गुज़श्ता 5 माह से एक मामला मुसलसल हमने भी अपने प्रोग्राम में टेकअप किया कि गैसपोर्ट कंसोर्शियम का जो टर्मिनल है वो पूरी सलाहियत पर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। जहां से 6 से 7 LNG की कार्गो रिगैसिफाई होने चाहिए, वहां पर हम सिर्फ 2 LNG की कार्गोज माहाना रिगैसिफाई कर रहे हैं। इस मामले को भी मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया है। फेडरल गवर्नमेंट को यह सिफारिश की गई है कि टर्मिनल तनसीब हो चुका है, ना सिर्फ उसके टैरिफ में कमी की जाए बल्कि उसकी सलाहियत के मुताबिक टर्मिनल को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि एंड कंज्यूमर को LNG सस्ते दाम पर मिले। मुसाफती कमीशन ने ये अपनी स्टडी वफाकी हुकूमत को अरसाल की है। अब देखना होगा कि वफाकी कबीना असद उमर साहब और वजीर तवानाई इस मामले को किस तरह से टेकअप करते हैं। लेकिन एक मुसाफती कमीशन एक बहुत बड़ा जवाब फराहम कर दी वफाकी हुकूमत को कि वो ना सिर्फ आलमी मुआहदों के हवाले से नजरसानी करवाए बल्कि दोनों LNG टर्मिनल के ऑपरेटर के साथ भी जो टैरिफ तय किया गया था उसको नीचे सतह पर लेके ताकि अवाम को फायदा मिल सके। ठीक ठीक बड़ी साहब, अब देखना यह है कि मुसाफती कमीशन की ये रिपोर्ट और वफाकी हुकूमत को उस पर रद्द अमल क्या आता है। पेशावर से जीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। 18वीं तरमीम के बाद जब बहुत से वसाइल सूबों को दिए गए तो उनमें एक महकमा आसार कदीमा था और जिसके सरपरस्ती में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स, बहुत से ऐसे इलाके जो कदीम हैं वो रखे गए थे और फिर वो सूबाई हुकूमतों को दिए गए। KP को तकरीबन 91 रिकॉर्ड जो मौजूद है, 91 ऐसे मराकज़ हैं, ऐसी जगह हैं जो KP के हवाले की गई। जीशान, आपसे आपकी स्टोरी है, आपसे मैं जानना चाहूँगा इस वक्त वो कितने मराकज़ हैं जिन पे KP की गवर्नमेंट का इख्तियार है या कब्ज़ा है या वहाँ पे उनके ऑपरेशंस जारी हैं और कितने मिसिंग हैं? जी बिल्कुल, 2010 में 18वीं तरमीम के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 91 हिस्टोरिकल साइट जो है हवाले किए गए, लेकिन अभी इसमें जो है 57 साइट जो है इनके रिकॉर्ड पर है और 3400 साइट्स का रिकॉर्ड जो है इनके पास नहीं है। इनकी ज़िम्मेदारी ना फेडरल गवर्नमेंट कबूल कर रही है, ना जो है सूबाई हुकूमत जो है इनको कबूल कर रही है। इन साइट्स में जो है ऐसे साइट्स भी है जो हज़ारों कनाल अराजी पर मुहित थे। इनमें मैं अगर बात करूँ शेखान डेरे की, इसके साथ साथ नाज सिनेमा, कैपिटल सिनेमा और इसके साथ साथ दीगर तारीख़ी मकामात जो है अब गायब हो गई है और इसका कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है सूबाई हुकूमत के साथ साथ। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इन मकामात को खैबर पख्तूनख्वा में जो तारीख़ी मकामात हैं इनको 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया था। एक ऐसे मकामात जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर तारीख़ी मकामात जाने जाते हैं जिसमें तखबाई के खंडरात शामिल थे और इसके साथ टेक्सला के मकाम पर एक मकाम है वो भी शामिल है। दूसरी कैटेगरी इनकी डाली गई थी कौमी सतह पर, जो उनकी कैटेगरी जो है 91 थे, 91 थे, लेकिन इस 91 में जो है अभी तक इनके साथ 57 है और 34 जो है वो गायब है। और इसके अलावा जो सूबे की सतह पर जो हिस्टोरिकल है वो तकरीबन 6000 के करीब है। इनके दौरान जब हमने इनसे बात की मुतल्लिका हकाम जो है आसार कदीमा के, तो उनका कहना था कि हमने एक सर्वे शुरू किया था और वो सर्वे तकरीबन 3 सालों में मुकम्मल हो गया और उस सर्वे के नतीजे में हमने एक एक्ट पास किया जिसको एंटीक्विटी एक्ट कहा जाता है। एंटीक्विटी एक्ट के तहत जो लोग जिस मकामात को हिस्टोरिकल मकामात डिक्लेयर किया होता है गवर्नमेंट ने, उसकी वायलेशन करने पर 5 साल कैद और 20 लाख से ज़ायद जो है जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमें देखने को मिल रहा है कि आए रोज़ इन तारीख़ी मकामात को डैमेज किया जा रहा है। इन तारीख़ी मकामात में अभी तक इन्होंने 500 के करीब जो है लोगों को नोटिस जारी किए हैं और बाकी जो है सिर्फ 2 ही पर एक्शन लिया हुआ है, वो भी सिर्फ FIR की हद तक और बाद में जो है उस FIR को भी दबा दिया गया है। ना तो इन्होंने जुर्माना किया है जो 20 लाख रुपए इन्होंने एंटीक्विटी एक्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है और वाज़ेह किया है कि जो लोग वायलेशन करेंगे उन पर हम
20 लाख रुपए जो है जुर्माना आयद करेंगे, और न ही अभी तक किसी को कैद हुआ है। तो इन मकामात पर अगर बात की जाए कि किस चीज़ में इसको तब्दील किया जा रहा है, तो इन मकामात की जगह बड़े बड़े प्लाजे तामीर किए जा रहे हैं, होटल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, और इस तरह लग रहा है कि जो महकमा आसार कदीमा है वो जो है पूरी तरह से अभी तक टेक ओवर करने में नाकाम रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जितने हमारे इनसे जब बात हुई तो इनका कहना था कि हमारे पास हर एक जो मकाम है तारीखी, इन मकामात में जो है प्लाजे भी शामिल थे, घर भी शामिल थे, मकबरे भी शामिल थे, इसके साथ साथ दीगर मकामात शामिल थे। इनके लिए, इनकी देखभाल के लिए हमें कम से कम 4 से 5 अफराद की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी तक महदूद वसाइल की वजह से हमारे पास सिर्फ इसकी देखभाल के लिए 1 या ज़्यादा न ज़्यादा 2 अफराद जो है इनकी देखभाल कर रहे हैं, जो नाकाफ़ी है। फिर जब हमसे इनका यही भी मुतालिबा था कि हमारे साथ जो है पूरे सूबे में सिर्फ और सिर्फ 300 मुलाजिमीन है, जिसमें क्लर्क और जो है दीगर अमला शामिल है। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो है बिल्कुल नाकाफ़ी है, हुकूमत की तवज्जो है भी, लेकिन फिर भी हुकूमत की खुसूसी तवज्जो इस तरफ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसको महफूज बनाना है तो यही मकामात जो है तभी महफूज होंगे जब हुकूमत की तवज्जो होगी और उस पर अमला ज़्यादा होगा, इसके लिए फंड ज़्यादा होगा। मैं आपको ये भी जो मकामात थे वहाँ पर बड़े बड़े प्लाजे बन चुके हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर ही न सिर्फ वफाकी हुकूमत की सतह के ऊपर बल्कि सूबों के अंदर भी हम देखते हैं कि नजायज़ तजावज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऊपर ऑपरेशन जारी हैं। कराची के अंदर जो तरीकी मकामात थे उनकी जगह को वागजार करवाया गया, तो फिर ये वो इन मकामात के ऊपर जहाँ जो तरीकी इमारतें थी वहाँ पर प्लाजे बन चुके हैं, क्या यहाँ पर कोई ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं किया गया? और उसके साथ ये भी बताइएगा कि जो साइट्स मौजूद हैं उनकी हिफाजत के लिए अमला मौजूद नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत के लिए अमला प्रोवाइड करे? देखिए, इनके मुताबिक मतलब जो 51 में से 57 साइट्स इनके पास है, वो तो इनके मुताबिक वो महफूज है, उनकी देखभाल भी हो रही है, महदूद वसाइल में देखभाल हो रही है जितना ये लोग कर सकते हैं। और रही बात ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन तो इस वजह से अभी तक ना हो सकी क्योंकि इनके पास ही उनकी हिस्ट्री मौजूद नहीं है, कागजात में उनका कोई तारीख ही मौजूद नहीं है। मतलब है कि वो ख़त्म, तो ये ऑपरेशन किस तरह करेंगे? नाज सिनेमा मैंने आपको बताया, कैपिटल सिनेमा आपसे अर्ज किया, ये ऐसे मकामात थे जिसको गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर हिस्टोरिकल। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं तो दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मोहम्मद असलम साहब गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद हैं। असलम साहब, आपकी खबर है 12 साल गुजर गए और इसके बावजूद स्पोर्ट्स जिम्नेजियम मुकम्मल ना हो सका। अब परवेज इलाही के दौर में इसका आगाज़ हुआ था, इसका तखमीना कितना था, कितना काम हुआ, कितने पैसे लगे और कब इसको अधूरा छोड़ के ठेकेदार चले गए? ये 2006 में शुरू किया गया था और उस वक्त जो परवेज इलाही का दौर था और टोटल जो इसका तखमीना है वो 7 करोड़ लगाया था, लेकिन 3 करोड़ तो उस वक्त रिलीज कर दिए गए, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इस पर काम भी शुरू हुआ और ये जो इसका ढांचा है मुकम्मल हो गया है, इसके हाल जो है मुकम्मल बन गए हैं। लेकिन उसके बाद जब इसको मजीद फंड मिलना था तो इसका फंड जो हुकूमत की तरफ से रिलीज नहीं हुआ, जिसके बाद ये मनसूबा जो है ठप होकर रह गया। जो इसकी बास्केटबॉल थी और जो मार्शल आर्ट के प्रोग्राम होने थे वो भी उसी जगह पर खड़े हैं, वो भी नहीं हो पा रहे, ताकि इसका ढांचा मुकम्मल हो गया है और उसकी जो छतें हैं वो अभी तक नहीं डाली जा रही। और उसके साथ जो जब ढांचा मुकम्मल हो तो इसमें 4 जो बाकायदा तौर पर मुलाजिम रखे गए थे ताकि ये इसकी हिफाजत करें, लेकिन हमने देखा है कि ना तो वो हमें कभी उधर मुलाजिम नजर आए हैं और ना ही कोई उसकी देखभाल करने के लिए आए हैं। उससे जो चोरी करने वाले लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसके जो फंड रिलीज करे और इस पर ताकि ये मुकम्मल हो सके, ताकि ये मनसूबा जो हमारे ज़राए बताते हैं ये खास तौर पर सियासत की नजर हुआ है। ताकि परवेज इलाही के दौर के बाद जो है शहबाज शरीफ का दौर आ गया था, उसके बाद जो फंड है वो रिलीज नहीं हुए, जो
फंड ना रिलीज होने के बायस जो मनसूबा जो है ठप होकर रह गया है। इसको मजीद जो अब बिल्डिंग इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई, जो बिल्डिंग रहे हैं वो बताते हैं कि ये जो 7 करोड़ का मनसूबा था, अब ये इसकी लागत जो है तकरीबन 14 करोड़ में जाकर मुकम्मल होगी। और मजीद जो है अगर जितना ये तखीर का शिकार होता जाएगा, इसकी लागत जो है बढ़ती जाएगी। और वहीं हमने देखा है जी ढांचे जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं और जो इसके हाल थे वो हो गए हैं, लेकिन इसके ऊपर जब तक छतें नहीं डाली जाएंगी, जब तक इसको फर्निश नहीं किया जाएगा, उतनी देर में ये किसी के काम नहीं आएंगे। जो खिलाड़ी हैं वो उनसे जब हमारी बात, उनका कहना है कि हमें तो उस वक्त बहुत ज्यादा खुशी हुई थी जब ये स्पोर्ट जिम्नेजियम जो है शुरू हुआ था, ताकि अब जो खिलाड़ी हैं उनको खेलने का मौका मिलेगा। और जो है उसके बाद हमने देखा कि इसके फंड ना रिलीज होने के बाद जो है ये मनसूबा जो है मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। ये 60 कनाल जो अराजी पर ये मनसूबा जो बनाना था, और अभी तक जो इसका काम है जो 50% इसका काम मुकम्मल हो गया और 50% अभी तक जो है इसका काम जो है बाकी रह गया है। जो इंतजामिया है उनसे भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जब तक इसके जो फंड है वो रिलीज नहीं होंगे उतनी देर तक जो है इस तरह ये मनसूबा रहेगा, ये मनसूबा जो पाए तकमील को नहीं पहुंच सकता। और वहीं हमने जब पूछा ये जो इसके गार्ड थे, इसके जो माली रखे गए थे वो तो ड्यूटी पर नहीं होते, लेकिन जो काम हुआ है वहां से जो लोग हैं वो चोरी करके जा रहे हैं और उनके साथ जो है उनकी आवाज का बनी हुई है, लोग बाहर से आते हैं। अच्छा मोहम्मद असलम, ये बताइएगा कि 3 करोड़ रुपए की लागत से ढांचा तो तबदील कर लिया गया, वो भी अब तबाही से दो चार है। वजीर इस वक्त स्पीकर हैं परवेज इलाही साहब, क्या उनकी तवज्जो में ये मामला दोबारा किसी ने नहीं लाया कि आपकी तवज्जो से ही, आपकी ग्रांट के जरिए से ये मनसूबा शुरू हुआ था, उसके बाद बंद हो गया, अब दोबारा थोड़ी कोशिश करके इसको मुकम्मल कर लेना चाहिए ताकि शहरियों को जो एक फैसिलिटी मिलनी थी वो भी मिल जाए और जो सरकारी खजाने से जो खर्च हुआ वो भी ज़ाया होने से बच जाए? जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया से और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जब इसके बारे में बात हुई, उनका कहना है कि हम इसकी एक पूरी जो है एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसकी पूरी जो है एक तफ्तीश करके इसको पूरा बना रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं ताकि इस पे जो मजीद लागत है वो कितनी आए। 1 या 2 हफ्ते के अंदर जो है इसकी रिपोर्ट जो है बाकायदा तौर पर जो है रिसाल की जाएगी स्पीकर जो है पंजाब असम्बली उनको, ताकि ये उन्हीं के मनसूबा था और ये सियासत की नजर हो गया था, ताकि अब उनके स्पीकर है वो और उनकी कोशिश है अगर ये दोबारा मनसूबा जो है शुरू हो जाए और ये मुकम्मल हो जाए, ताकि गुजरांवाला की जो आबादी वो 50 लाख से भी ज्यादा आबादी है और स्पोर्ट्स मैन जो है वहां आकर जब ये खेलेंगे, ताकि गुजरांवाला में हमने देखा लोग जो है वो बहुत ज्यादा जो है बुरुने मुल्क जाकर जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो रोशन किया है, गोल्ड मेडल जीते हैं, और उनका कहना है कि हम इसको जरूर जो है स्पीकर पंजाब असम्बली तक पहुंचाएंगे ताकि ये मनसूबा जो है दोबारा शुरू हो और ये अपनी पाया तकमील को पहुंचे, ताकि जो इधर आकर बैठते हैं और जो चीजें चोरी हो रहे हैं ताकि वो भी बच जाएंगे। और जो लाका मकीन वहां के हैं वो सबसे ज्यादा तंग हो रहे हैं, वो कहते हैं कि जब आते हैं वो यहाँ से नशा करते हैं और उसके बाद जो दुकानें बनी है वहां से चीजें उठाकर ले जाते हैं। कर रहे थे ऐसे बहुत से मंसूबे हैं जो काफ लीग के दौर में शुरू हुए लेकिन उसके बाद मुकम्मल नहीं हो सके। इसकी एक मिसाल रावलपिंडी का टीबी हॉस्पिटल भी है। सुनने में आ रहा है कि अब दोबारा से उस पर काम का आगाज होने जा रहा है। भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। चेयरमैन पीएआरसी की तैनाती का मामला, कौन लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी में जो इन साहब को मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद भी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने का इख्तियार दे रहे हैं? फैसल देखिए, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जिसकी बहुत कलीदी किरदार है ज़री शोबे के अंदर तहकीक के हवाले से, और स्पेशली पाकिस्तान को इस वक्त ज़री शोबे के अंदर जिन चैलेंजेस का सामना है उन मसाइल से निमटने के लिए किसानों को मशवरे देने से मुतल्लिक ताकि अपनी पैदावार को बढ़ाएँ, उस हवाले से जब इस इदारे ने अपना ड्यू रोल प्ले करना था, ये इदारा मुसलसल कई सालों से मुख्तलिफ तनाज़ों का शिकार चला रहा है। मामला क्या होता है कि जब भी इसके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की जाती है, वहाँ पर पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर जब अपॉइंटमेंट होती है तो वहीं से मामला ख़राब होते हैं, ग्रुपिंग होती है और अल्टीमेटली वो इदारा जिसने अपना जो काम सर अंजाम देना है वो तमाम लोग अपने अपने इन मसाइल से निमटने में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये मामला भी कुछ इसी तरह का था। चेयरमैन डॉक्टर यूसुफ जफ़र को 4 अक्टूबर 2016 को मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में तैनात किया गया MP1 स्केल पर।
जब उनकी अपॉइंटमेंट की गई तो उस वक्त जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके अंदर एक एम्बिग्विटी थी, एक कंट्रोवर्सी उसी वक्त क्रिएट कर दी गई कि उनकी तैनाती 3 साल के लिए की गई। उस वक्त भी ये आवाज़ उठाई गई कि MP1 स्केल की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक जब MP1 में जिस ऑफिसर को आप अपॉइंट करते हैं वो 2 साल से ज़्यादा अरसे का तकर्री से मुतल्लिक उसका नोटिफिकेशन आप जारी नहीं कर सकते। उसकी कंडीशन ये है कि इब्तदाई तकर्री 2 साल के लिए होगी, जबकि उसके बाद 2 सालों के दौरान उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कि मुतल्लिका अफसर ने उन 2 सालों के दौरान क्या डिलीवर किया, उसकी कारकर्दगी क्या रही, उसकी रोशनी में मजीद 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी जाएगी। ये पॉलिसी अच्छी है, ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि उन 2 सालों के दौरान जिस कॉम्पिटेंट ऑफिसर को एक मखसूस शराइत और ज़वाबित के तहत अपॉइंट किया गया है पुरकशिश तनख्वाह के ऊपर, पुरकशिश मराद के साथ, कि अगर वो 2 सालों में डिलीवर करता है तो उसको आप 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दें। अगर वो डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो पाता और वो अपनी कॉम्पिटेंसी शो नहीं कर पाता तो फिर उसको रिप्लेस कर दी जाए, उसकी जगह के ऊपर नया अफसर या नया चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाए। लेकिन मामला जब शुरू में ये तनाज़ा था और उसके बाद जब ये तनाज़ा आगे बढ़ा, फिर अल्टीमेटली फिनांस डिवीज़न से रजू किया गया कि फिनांस डिवीज़न इसके ऊपर अपनी बताए कि MP पॉलिसी इस मामले में क्या कहती है, चूँकि 4 अक्टूबर 2018 को डॉक्टर यूसुफ जफर की जो 2 साल की मुद्दत मुलाजमत थी वो पूरी हो चुकी। फिनांस डिवीज़न ने एक मरासला इशू किया जिसमें एडवाइस मांगी गई इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न MP1 पॉलिसी के मुताबिक इसके ऊपर अपनी एडवाइस दे। अब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी अपनी राय दे दी है। वाज़े तौर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने लिखा है कि MP1 स्केल के अंदर मुद्दत मुलाजमत 2 साल के लिए, अब 3 साल के लिए किसी अफसर को अपॉइंट नहीं कर सकते। एक कमेटी उनकी परफॉर्मेंस की एवेल्युएट करेगी, उस पर कमेटी की रोशनी के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इजाज़त है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को, चेयरमैन PRC कॉन्ट्रैक्ट को मजीद 3 साल के लिए तोसी दे सकती है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब मामला ये है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत 4 अक्टूबर 2018 को पूरी हो चुकी है, लेकिन तहाल वो अपने इस ओहदे पर कायम है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की, फिनांस डिवीज़न की रिपोर्ट भी PRC को मसूल हो चुकी है। अब हमने इसी हवाले से रब्ता किया चेयरमैन PRC डॉक्टर जफर यूसुफ साहब से कि उनका मौक़िफ़ हासिल किया जाए। उनका ये कहना था जी कि जब मेरी अपॉइंटमेंट की गई, मैं आलमी सतह के ऊपर एक इदारे में काम कर रहा था, मेरी रेपो बहुत अच्छी थी, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब थी, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने मुझे पुरकशिश ऑफिस की टर्म्स एंड कंडीशंस बताई, उसके मुताबिक ज्वाइन किया। अगर ये फॉल्ट है तो ये मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट का है, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का है, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का है, लेकिन मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। मैं अपने 3 साल पूरे ही करूँगा क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन 3 साल के लिए ही जारी किया गया था। दूसरी जानिब जरा ये कहते हैं कि उनके इस दौर के अंदर जो असल काम होना था PRC के अंदर, तहकीक का काम, वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। बेशुमार ऐसे लोग जिनको साइंटिस्ट की, रिसर्चर की पोस्ट के ऊपर तैनात किया गया था, लेकिन अब वहां पर ग्रुपिंग हो चुकी है और वो दीगर शोबों के अंदर बैठकर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जिन्हें तहकीक के लिए अपॉइंट किया गया उन्हें काम उनके ज़िम्मे कुछ और तफवीज़ कर दिया गया है। इसी तरीके से कुछ दीगर अफसरान हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी में उनके साबिक वफाकी वज़ीर सिकंदर बोसन के दौर में तैनात हुए, उनकी वजह से भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज मौजूद है और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर मौजूद कुछ लोग इनकी बैकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा इदारा गैर फाल हो चुका है। अल्टीमेटली ज़री शोबे के अंदर जो तहकीक होनी थी वो मुतासिर हो रही है, अल्टीमेटली ज़री शोबा मुतासिर हो रहा है और इस मुल्क के किसान मुतासिर हो रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी को अपनी खामोशी ख़त्म करना होगी। फिनांस डिवीज़न और उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की रिपोर्ट की रोशनी में उन्हें कोई ना कोई लाहमल तय करना होगा, कोई एक्शन करना होगा ताकि PRC अपने मैंडेट के मुताबिक अपना काम सर अंजाम दे सके। चेयरमैन PRC डॉक्टर यूसुफ जफर का भी एक और मौके भी था जो हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये सारी जो एडवाइस हासिल की गई एक SO लेवल के ऊपर है, ये ख़तों किताबें चलती रहती है, ये खतूत हैं तो ये मैटर नहीं करते। अगर इस हवाले से कोई फैसला करना भी है तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या फेडरल मिनिस्टर के लेवल के ऊपर अगर कोई चीज़ टेकअप की गई तो फिर मैं गौर करूंगा कि क्या मुझे इस ओहदे पर विराजमान रहना है या मैं अपने आप को इस ओहदे से अलग कर लूं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को हल करना चाहिए। एक बहुत बड़ा इदारा है जहां पर सैकड़ों रिसर्चर मौजूद हैं, मुलाजमीन मौजूद हैं जिन्होंने तहकीक का काम करना था। इस वक्त ये इदारा पैरालाइज हो चुका है। इस तनाज़े को ख़त्म होना चाहिए ताकि ये इदारा मुअस्सर तरीके से अपने मैंडेट के मुताबिक काम सर अंजाम दे सके। ठीक, बट सब लीडिंग रोल है इस इदारे का, और बिलखुसूस अभी हमने चाइना के साथ जो एग्रीकल्चर को लेके MOUs और मुआहदे करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से प्रेजेंटेशन कौन देगा? पाकिस्तान अपनी तहकीक किस इदारे के जरिए दिखाएगा? फैसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है और हम बड़े अहम टाइम से इस वक्त गुजर रहे हैं, चूँकि पहले जो CPEC तहत जो प्रोजेक्ट थे उसमें अर्ली हार्वेस्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर डायरेक्शन दे चुके हैं, चीन के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है, हम बड़े पैमाने के ऊपर तावन होने जा रहे हैं ज़री शोबे के अंदर।
तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इस मौके के ऊपर पीआरसी का भी, एनएआरसी का भी, और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी का। इस वक्त सारा लेजॉन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जब चाइनीज के साथ मिलकर ज़री शोबे के अंदर बेहतरी का प्रोग्राम शुरू होना है, हमने काम का आगाज करना है, तो उसके अंदर अल्टीमेटली पीआरसी का बड़ा लीडिंग रोल होगा, जिसके तहत इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी। ये उस चाइनीज एक्सपीरियंस से भी अपने आप को मुतारिफ करवा सकेंगे, उससे हम आहंग कर सकेंगे। तो लिहाजा पीआरसी को मौसर तरीके के साथ अपने फाल करके उसे उसके मैंडेट के मुताबिक काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए, ताकि हम जो ज़री शोबे के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं उसमें कामयाबी मिल सके। ठीक ठीक भट्टी साहब। इकराम होती साहब, आपकी तरफ आएंगे। सेनेट की कमेटी बराए माहौलियात में बिलाखिर स्मॉग की बातें होना शुरू हो गई हैं। क्या कुछ हुआ, इस कमेटी की कार्रवाई क्या है, और सेनेटर्स और एक्सपर्ट्स किसी नतीजे पे पहुंचे कि इस साल तो स्मॉग होगी, अगले साल ही इससे बचा जाए? जी, जिस नतीजे पर वो पहुंचे हैं वो बहुत खतरनाक नतीजा है। पहली बात तो ये है कि 2016, 17 और 18 में जब स्मोग आई तो उसकी पहले से पेशन गोई ही नहीं हो सकी। किसी को मालूम नहीं कि यह पेशन गोई सूबाई इदारों ने करनी है या वफाकी इदारों ने। इस पेशन गोई करने के लिए जो कानून साजी करनी है वो किसने करनी है, सूबाई इदारों ने या कौमी इदारों ने? जब वो कानून साजी हो जाएगी तो उसके रूल्स किसने बनाने हैं, सूबों ने या वफाक ने? इसके अलावा यह कहा गया कि अब जो स्मोग है, क्योंकि इसके पेशन गोई करने में भी पाकिस्तान नाकाम रहा है, लिहाजा इसको रोकने में भी पाकिस्तान अब नाकाम साबित हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जो बुनियादी काम है वो किए ही नहीं गए। सबसे बड़ा बुनियादी काम तो यह था कि पेशन गोई कर दी जाती और बताया जाता कि इसका लेवल क्या होगा, यह कितनी खतरनाक होगी सेहत के लिए, यह हवा के लिए कितनी खतरनाक होगी, बीमारियां कौन कौन सी आएंगी और उससे अमवात कितनी होंगी, अस्पतालों पर कितना बोझ पड़ेगा और अद्वियात कौन सी इस्तेमाल होंगी। इसके लिए ना तो कानून साजी की गई, ना इसकी फहरिस्त बनाई गई। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम की 3 बड़ी वजूहात हैं इसकी स्मोक की। एक तो यह है कि भट्टे, दूसरा यह है कि यहां पे शजरकारी नहीं की गई, तीसरा यह है कि यूरो 2 नाम का एक पेट्रोलियम है जो कि पाकिस्तान को दरामद करना है, क्योंकि दूसरे तमाम जो पेट्रोलियम के नुस्खे हैं वो पाकिस्तान में आलूदगी फैला रहे हैं, उसकी वजह से भोग में भी इजाफा हो रहा है। तो यूरो 2 को लाने के लिए कानून साजी किसने करनी है, किसने मशवरा देना है? वो तो सूबों में नहीं होगा, वो तो वफाक करेगी, लेकिन वफाक का कौन सा अदारा इसे इनिशिएट करेगा, इसको शुरू करेगा? इस पे भी कोई पाकिस्तान में अभी तक फैसला नहीं किया गया। भट्टे जो हैं उनकी वो कितनी आलूदगी फैला रहे थे, कल ये साबित हो गया कि भट्टे तीसरे नंबर पे आते हैं, शजरकारी पहले नंबर पे आती है, यूरो 2 जो है वो दूसरे नंबर पे आता है और भट्टे तीसरे नंबर पे आते हैं। यहां पे कोई काम किया जाए, यहां पे रोकथाम की जाए तो स्मॉग में कमी हो सकती है। स्मॉग खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इसकी खतरनाकी को कम किया जा सकता है। उसके अलावा जब स्मॉग आ जाए तो उसके बाद अस्पतालों को कितना एफिशिएंट होना है, महकमे सेहत जो कि वहां में काम कर रहा है उनको, और सूबों में जो काम कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेशन करके कितना उनको आपस में काम करने के लिए यकसू होना पड़ेगा। इसके लिए भी अभी तक ना कानून साजी है, ना इसके लिए रूल्स बने हैं। जो महकमे इस सिलसिले में काम करेंगे उन महकमों को आपस में किसने जोड़ना है, यह भी मालूम नहीं है कि सूबे जोड़ेंगे या फाक। तो लिहाजा इसके लिए होती साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका शुक्रिया भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी, फांसी को इजाजत दीजिए।